Good morning students, this is Banu Pratap Singh. Today we are going to start the 5th chapter, which is problems in CNC machine, which is the unit 5th of computer numerical control machine and automation. बेटा इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि CNC मशीन एंड ऑटोमेशन में प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं और प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनकी डायग्नोसिस यानी उस प्रॉब्लम को हम कम कैसे करते हैं, उसकी रेमेडीज़ क्या है। तो सबसे पहले तो फाइंड आउट करना होगा कि CNC मशीन एंड ऑटोमेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स दैट हैज़ हैपेंड विद द ऑपरेशन ऑफ CNC मशीन एंड ऑटोमेशन। और दूसरी चीज़ कि उसे हम रिमूव कैसे करेंगे या उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, सॉल्यूशन क्या है, उस फेल्योर के रेमेडीज़ क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5th यूनिट ऑफ CNC मशीन एंड ऑटोमेशन। सबसे पहले फेल्योर और कुछ कॉमन फेल्योर और डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले फेल्योर्स देख लेते हैं। तो फेल्योर होने का सबसे जो पहला और मेजर रीज़न है वो है कि पुअर और इम्प्रॉपर मेंटेनेंस। अगर मेंटेनेंस आप नहीं दिए हैं मशीन्स को तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, तो निश्चित रूप से वो समस्या खड़ी करेगा आपके ऑपरेशन के समय। तो प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो मेंटेनेंस में क्लीनिंग है और जो रेगुलर बेसिस पे लुब्रिकेशन है यानी कि स्नेहक है। मशीन हमेशा प्रॉपर लुब्रिकेटेड होनी चाहिए और क्लीन होनी ही चाहिए। अगर इसमें आप क्लीनिंग नहीं देते हैं तो ये क्या करता है, जो डेब्रिस मीन्स मलबा होता है और धूल और मलबे का एक ढेर इकट्ठा कर देता है, जो मशीन्स के लिए प्रॉब्लम है। ये एक हाइजीनिक इश्यू है, लेकिन इसका मशीन के आउटपुट पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो बेसिकली क्लीनिंग की बात कर रहे हैं और हम लुब्रिकेशन की बात कर रहे हैं कि मशीन शुड बी प्रॉपर लुब्रिकेटेड एंड क्लीन्ड एट द रेगुलर इंटरवल्स। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है इम्प्रॉपर सेटिंग और टूल्स। जो टूल की सेटिंग करते हैं या जो टूल्स की जो पोजीशनिंग है वो प्रॉपर नहीं है, दैट मीन्स कि वो इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर सेटिंग और टूल्स, तो इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, अगर टूल ब्लंट हो गया है मतलब टूल यूज्ड होने के लायक नहीं है और कटिंग कूलेंट या फिर जो लुब्रिकेंट है वो फेल हो जा रहा है टूल को मूव करने के लिए, या फिर टूल की जो स्पीड है वो गलत है, या जो लुब्रिकेशन दे रहे हैं हम वो विफल है, वो फेल है, तो कहीं ना कहीं टूल की सेटिंग में ही प्रॉब्लम है। तो ये भी समस्या होगी, क्योंकि लुब्रिकेंट हम कूलेंट या लुब्रिकेंट टूल और वर्कपीस के बीच में देते हैं, लेकिन अगर टूल की पोजीशनिंग ही सही नहीं है तो लुब्रिकेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो या जो कूलेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं टू रिमूव द हीट वो वर्कपीस और टूल के बीच में नहीं होगा। तो पोजीशनिंग की वजह से कूलेंट भी एक समस्या खड़ी कर सकता है, हीटिंग ज़्यादा हीट, टूल ज़्यादा हीट होगा और ब्लंट होगा। द मोस्ट, और यहाँ से समस्या आपकी होनी स्टार्ट हो जाएगी। द मोस्ट लाइकली रिजल्ट ऑफ वन और मोर ऑफ दिस इश्यू इज़ द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल बर्न मार्क्स अराउंड द एज एंड कॉर्नर्स ऑफ द मटेरियल। और जो टूल की सेटिंग अगर आप प्रॉपर नहीं दिए हैं तो वर्कपीस अगर प्रॉपर पोजीशन में भी है तो जो ऑपरेशन है, जो हमारा फाइनल आउटकम्स है वो कहीं ना कहीं वेरी कर जाएगा, वो सेम नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा, जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे वो नहीं बन पाएगा। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है कि पुअर और इम्प्रॉपर प्रोग्रामिंग। अब आप जान रहे हैं बेटा कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन एंड ऑटोमेशन फुल्ली डिपेंडेंट है प्रोग्रामिंग से। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, और इंस्ट्रक्शन कौन कौन से, वर्ड्स, लेटर एंड सिंबल्स। अब इन सब की वजह से हम जो पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट वाया प्रोग्राम कर रहे हैं थ्रू द CNC मशीन। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग ही गलत है या पुअर या इम्प्रॉपर है तो जो फाइनल आउटकम होगा प्रोडक्ट का वो डेफिनेटली इनपुट से वेरी कर जाएगा या डिज़ायर्ड इनपुट से वेरी कर जाएगा, जो हम बनाना चाह रहे थे वो नहीं बन पाएगा। दूसरा इशू इसमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो प्रोग्राम का है।
अगर प्रोग्रामिंग हमारी गलत है तो। और ये एक साधारण कॉज और इफेक्ट होता है ना, कारण और प्रभाव का एक साधारण कारण और प्रभाव है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट है। सिंस द प्रोग्रामिंग डायरेक्टली कंट्रोल्स द क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग ही निर्भर करती है, या जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोग्रामिंग पर ही निर्भर करता है, या प्रोग्रामिंग ही डिसाइड करती है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, प्रोडक्ट का आउटकम क्या है। इसीलिए अगर प्रोग्रामिंग गलत है तो प्रोडक्ट में समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी, या प्रोडक्ट में समस्या आने लगेगी। अब हम इसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे? ट्रबल शूटिंग का मतलब टू रिमूव द प्रॉब्लम, है ना। ट्रबल शूटिंग करते हैं बेटा कंप्यूटर के लैंग्वेज में। ट्रबल शूटिंग क्या है? तो पहला द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एंड हाउ टू फिक्स इट। कुछ कॉमन प्रॉब्लम है और उसको कैसे हम फिक्स करेंगे, मतलब ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप कितना भी अपने मशीन को मेंटेन रख रहे हैं, या आप कंट्रोलर्स को कितना भी ट्रेन कर रहे हैं कितने भी अच्छे से, या फिर आप कितनी भी सावधानी से अपने टूल का देखभाल कर रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, है ना। इस चीज़ का मतलब यही है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। कुछ तो आसान होगा उसको सॉल्व करना, सम विल बी इजी टू सॉल्व, लेकिन जब हम कुछ की बात करेंगे तो कुछ कन्फ्यूजिंग प्रॉब्लम्स भी होंगे। कन्फ्यूजिंग का मतलब है कि वी आर नॉट एबल टू टेल व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़ गोइंग ऑन। हम ये बताने के योग्य भी नहीं हो पाते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, या कौन सी प्रॉब्लम हो रही है ना। वही चीज़ें जो हमने बताई वही इसमें लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और रेमेडीज़ में हम क्या करेंगे जब ऑटोमेटिक टूल चेंज प्रोसेस के समय कुछ गलत होता है। मतलब ऑटोमेटिक टूल चेंज का मतलब ATC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है बेटा, एक कॉमन क्वेश्चन है। ऑटोमेटिक टूल चेंज या चेंजर कह रहा है। अगर उसमें कोई समस्या आती है तो कैसे उसको ओवरकम करेंगे, कैसे उसको हम प्रिवेंट करेंगे। अगर हम श्योर हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग प्रोसेस के समय है, तो बेस्ट वे क्या है ट्रबल शूटिंग का, हम हर एक स्टेप टूल चेंजिंग के सीक्वेंस को चेक कर लें। मतलब जो भी टूल चेंजिंग के सीक्वेंस अभी आगे हम बताएंगे, जो भी टूल चेंजिंग के सीक्वेंस हैं हर एक स्टेप को हम वेरीफाई कर लें, चेक कर लें। अगर हमें पता है कि प्रॉब्लम टूल चेंजर में ही है ना। वंस यू आर इंटीमेटली फेमिलियर विद द प्रोसेस, अगर हम एक बार उस प्रक्रिया से भली भांति जागरूक होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, है ना। या ये जान सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुआ है या कहाँ होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रक्रिया है ज़रा उसको देख लेते हैं। यानी कि ऑटोमेटिक टूल चेंज प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स वेरीफाई करेंगे। एक्सेस मूव इनटू पोजीशन, जो एक्सेस है वो मूव कर रहा है पोजीशन में। स्पिंडल का अलाइनमेंट देख लेते हैं टूल चेंज के लिए। डोर ओपनिंग देख लेते हैं। मैगजीन्स देख लेते हैं जिसमें सारे टूल्स पुट किए जाते हैं। ऑटोमेटिक टूल चेंजर आर्म देख लेते हैं, मूव्स कर रहा है, एंगेज कर रहा है टूल के स्पिंडल से या एंगेज है कि नहीं स्पिंडल पे। स्पिंडल टूल को रिलीज कर रहा है या नहीं। आर्म रिमूव्स टूल फ्रॉम स्पिंडल, आर्म पुट्स टूल इनटू स्पिंडल और स्पिंडल ग्रैब्स को, आर्म रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन और डोर क्लोजेस। ये सारे जो स्टेप्स हैं या जो प्रोसेसेस हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई कर लेते हैं और तब हम बता पाते हैं कि यस वेयर द एक्चुअली प्रॉब्लम इज हैपनिंग विद द ऑटोमेटिक टूल चेंज। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर डीसी मोटर में कोई समस्या है तो उसको हम कैसे ओवर करेंगे, मतलब सीएनसी मशीन कंट्रोल के डीसी मशीन में। तो अगर डीसी मशीन में या डीसी मोटर्स में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप रिमूव करेंगे। और वो स्टेप क्या क्या होने चाहिए, ब्रशेस को रिमूव कर देंगे, है ना। और स्प्रिंग को किससे, स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर से। दूसरा क्या है,
हम ये देख लेते हैं कि जो ब्रशेस हैं वो स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं या नहीं। जैसे ही हम उनको हटा रहे हैं हम एक चीज़ निश्चित हो जाते हैं, जो सारी ब्रशेस हैं वो स्प्रिंग टेंशन में बराबर हैं या नहीं है। एक चीज़ हम देखभाल कर लेते हैं ब्रशेस के फेसेस को कि वो साफ़ हैं या नहीं है, तो कर देते हैं। अगर नहीं है, मतलब अगर साफ़ होने क्लीन होने लायक नहीं है, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। हम ये देख लेते हैं कि ब्रश की लंबाई कितनी है। व्हेन दीज ब्रशेस आर न्यू, जब ये नए होते हैं तो इनकी लंबाई बेटा 7.5 इंच होती है। अगर ये ज़्यादा छोटा हो गया है तो इसे हम बदल देते हैं, क्योंकि इसका क्या होगा, उनमें बहुत कम स्प्रिंग टेंशन होगा। अब हम कहते हैं कि एक फ्लैश लाइट जलाते हैं जब हम एक बार ब्रशिंग कर देते हैं। किस लिए? यदि कोई बिल्डअप्स है तो देखने के लिए। क्लीन द एरिया आउट विद एन एयर क्लीनर। एयर क्लीनर की मदद से हम उस क्षेत्र को क्लीन कर देते हैं और हम ये देख लेते हैं ग्रुप्स के बीच में सफाई हुई है या नहीं अच्छे से। रिप्लेस एनी ग्रुप्स, अगर कोई ग्रुप्स वॉर्न आउट ख़राब हो गया है तो हम उस ग्रुप्स को रिप्लेस कर देते हैं। ये सब जो डीसी मोटर है बेटा, उनको प्रिवेंट करने की रेमेडीज़ है या उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की टेक्निक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई इमरजेंसी स्टॉप हुआ सफाई करते समय या फिर क्लियर करने के लिए कोई इमरजेंसी स्टॉप है तो उसको हम कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले जो कन्वेयर है हम ये देख लेते हैं वो प्लग्ड है कि नहीं पावर सोर्स से। कन्वेयर का काम क्या होता है बेटा, एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कन्वेयर। तो कन्वेयर बेटा जो रॉ मटेरियल है या जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको कैरी करने का यानी ढोने का काम करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या लोडिंग और अनलोडिंग के काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और किसी भी डैमेज के लिए पावर साइन को चेक कर लेते हैं, पावर कॉर्ड को चेक कर लेते हैं। किसी भी डैमेज के लिए वो साइंस होता है, उस पर हम रख देते हैं या निकाल देते हैं इमरजेंसी स्टॉप को। इमरजेंसी स्टॉप का बटन होता है हर जगह, ऑपरेशन जहाँ भी हो रहा है उसको हम पुश कर देते हैं या पुल कर देते हैं। चेक फॉर एनी प्रॉब्लम विद द कन्वेयर। कन्वेयर के सारे समस्याओं को देख लेते हैं। हाई प्रेशर यूनिट को देख लेते हैं, गैंट्री को देख लेते हैं, बार फीडर को देख लेते हैं और हम निश्चित हो जाते हैं जो इलेक्ट्रिकल कैबिनेट है उसमें जो फ्यूजेस हैं उसमें ब्लोन तो नहीं है, मतलब फ्यूजेस जो हैं वो वर्क कर रही हैं या नहीं प्रॉपरली। इन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं इमरजेंसी स्टॉप के समय। और भी कुछ डायग्नोसिस देखते हैं, जैसे चेक टू सी इफ़ देयर आर एनी एक्सेस नियर द ओवर ट्रेवल्स। ओवर ट्रेवल के ऊपर कोई एक्सेस तो नहीं है। डोर इंटरलॉक को चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, मतलब डोर इंटरलॉक मैकेनिज्म को चेक कर लेते हैं, या फिर कोई भी अदर इंटरलॉकिंग मॉड्यूल है इलेक्ट्रिकल कैबिनेट में तो उसको चेक कर लेते हैं। ये भी देखते हैं एलईडी लाइट जो है वो पावर की है, उससे मिलती जुलती पावर की भी कुछ छोटी छोटी एलईडी बल्ब्स होती हैं, उन सब को हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि वो प्रॉपर चल रही हैं या नहीं, वर्क कर रही हैं या नहीं। हम ये भी देख लेते हैं जो पावर सप्लाई है वो एक्टिव है या नहीं इमरजेंसी स्टॉप के लिए, है ना। अगर कोई ये भी देख लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्टेज तो नहीं है सर्किट में। अगर ऐसा है तो एलईडी लाइफ जो एलईडी बल्ब्स होती हैं वो बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, डिम्ड होती हैं, बर्नआउट हो जाती हैं, जल जाती हैं या धीमी हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम्स को शो कर देती हैं। अगर ऐसा है तो उसको हम क्या करते हैं, वायर को रिमूव कर देते हैं ना, या रिमूव करने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा करने के बाद चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उस प्रॉब्लम को फिक्स करना पड़ेगा। मतलब कि अगर इमरजेंसी स्टॉप है तो सारे स्टेप फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इमरजेंसी स्टॉप के जितने भी प्रोसीजर्स हैं हम उनको एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है तब क्या करेंगे? तो बेटा सबसे आसान सा तरीका पावर सप्लाई में कि पावर सप्लाई कहाँ से बिहाइंड द CRT स्क्रीन, कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन के पीछे, इंटरलॉक सर्किट डोर पे देख लेते हैं, इनपुट आउटपुट कार्ड्स है उसको चेक कर लेंगे, और इंडिविजुअल पावर सप्लाई देख लेते हैं ड्राइवर के लिए, स्पिंडल के लिए जो अलग से हम दे रहे हैं
उसको भी हम चेक कर लेते हैं। और अगर इन सब में प्रॉब्लम नहीं है तो फाइनली हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई को एक बार देख लेते हैं कि एक्सटर्नल पावर सप्लाई है या नहीं है, या वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए, तो अगर कोई प्रॉब्लम रिले बोर्ड में है तो उसको कैसे हम रिपेयर करेंगे या फिर हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो प्रत्येक रिले बोर्ड में इनपुट आउटपुट सिग्नल होते हैं 24 वोल्ट डीसी के या फिर उससे कम, और ये उसको बदलता है 24 वोल्ट डीसी सिग्नल्स में या 110 वोल्ट एसी सिग्नल्स में। अगर ये कह रहा है कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू सो द मशीन कैन हैंडल हायर लोड एंड एम्परेजेस, मतलब अगर इस तरह की कन्वर्जन है और ये महत्वपूर्ण भी होता है किसके लिए, हायर लोड हैंडल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर रिले बोर्ड में प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को भी हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे। What things should I check for in the safety circuit? सेफ्टी सर्किट में क्या क्या चेक करना चाहिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डोर इंटरलॉक के जो सारे कीज़ हैं वो सारे रेस्ट पोजीशन यानी कि विरामावस्था में है या नहीं है। सेकंड थिंग, कैबिनेट कंट्रोल को हम देख लेते हैं किसके लिए, इंटरलॉक मॉड्यूल को चेक करने के लिए। LED लाइट इन हियर विल हेल्प यू लोकेट एनी पोटेंशियल प्रॉब्लम। अगर कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम है यानी कि कोई वोल्टेज में समस्या है तो हमें LED लाइट जो है वो मदद करता है। मेक श्योर द इंटरलॉक रिलीजेस की, हम ये निश्चित हो जाते हैं जो इंटरलॉक है वो की को रिलीज़ कर रहा है कब, प्रॉपर पोजीशनिंग में, सही स्थिति में। एंड मेक श्योर, और हम ये भी निश्चित हो जाते हैं कि हम उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको हम रिमूव कर सकें। एज समटाइम्स द वाइब्रेशन कैन कॉज द की टू टर्न अननेसेसरली, क्योंकि कभी कभी जो कंपन होता है वो बिना अपनी मर्जी से या बिना इच्छा के अनुसार जो कुंजियां हैं उनको टर्न कर देता है, की को टर्न कर देता है। अगर मशीन के चक में कोई प्रॉब्लम है या मशीन का चक स्टक हो गया, फंस गया या फिर क्लैंपिंग अनक्लैंपिंग नहीं हो रही है तो क्या करेंगे उस टाइम पे। तो बेटा चक आप लेद मशीन में भी यूज किए होंगे, 2 जॉ 3 जॉ 4 जॉ चक होते हैं ना, उनमें कैसे अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो फिर कैसे रिमूव करेंगे। हम ये देख लेते हैं कि हाइड्रोलिक पंप वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो हम क्या करते हैं, मशीन को ट्राई पावरिंग द मशीन ऑफ, हम मशीन को ऑफ कर देते हैं और क्या करते हैं उसे पुनः चालू कर देते हैं विद द प्रॉपर बैक ऑन, एक विद द पावर बैक ऑन। अगर फिर से पावर हम अगर चालू करें तो पंप की टेस्टिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि दोबारा चालू करने पे ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो बेसिकली चक को तो हम पंप की मदद से, जो हाइड्रोलिक पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मदद से देख लेते हैं। एडजस्टमेंट, वो अगर वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो एडजस्टमेंट वाल्व को देख लेते हैं और हम हाइड्रोलिक पावर को चेक कर लेते हैं। इफ़ इट इज़ नॉन एक्सिस्टेंस और नॉट हाई एनफ, ट्राई सेटिंग द पावर हायर। अगर पावर सप्लाई कम है या वो जो पावर हाइड्रोलिक पावर है वो कम है, एनफ नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी रेटिंग्स को बढ़ा देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड को वियर कर सके। तो कुछ कॉमन से प्रॉब्लम्स थे जो हम CNC मशीन एंड ऑटोमेशन में देखे और उसको हम प्रिवेंट करने का या इंस्पेक्ट करने का या उस प्रॉब्लम की जो रेमेडीज़ हैं उसको देख लिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है ना। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। एक मिनट बेटा, बस कहाँ तक हम कर लिए थे क्वेश्चन को हम आई थिंक ये नहीं हुआ था। ये हमने आई थिंक देख लिया था, है ना, सी ऑप्शन, ये हमने कल कर लिया था। चलिए आज और क्वेश्चन करते हैं।
कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। फंडामेंटल्स को देखने के बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा थोड़े से इधर उधर हमने पुट किए हुए हैं जानबूझ के कि साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस ना हो पाए, या फिर कुछ क्वेश्चंस को हम ऐसे फ्रेम किए हैं कि क्वेश्चन चैप्टर वाइज ही हैं, टॉपिक वाइज ही हैं, तो कभी किसी चैप्टर को इधर उधर भी करना पड़ा है तो हमने किया है। प्रैक्टिस करनी है आपको, कहीं से करिए, क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो कैड कैम इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, कह रहा है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में के बीच में कैसा संबंध है। तो बेटा नाम से ही स्पष्ट है कि ये डिज़ाइन है और ये मैन्युफैक्चरिंग है, तो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का ही संबंध है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कैम का फुल फॉर्म पूछा है फुल फॉर्म ऑफ कैम, या कैम स्टैंड फॉर, या एब्रीवेशन, 3 तरह के शब्द का इस्तेमाल करता है। तो कैम का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। एनसी कंटूरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, पिछले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन इसी तरह से आया था कि विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम या विच टाइप ऑफ पोजिशनिंग इज यूज्ड इन एनसी कंटूरिंग। तो क्वेश्चन को घुमा सकता है। तो एनसी कंटूरिंग किसका एग्जाम्पल है बेटा? तो बताया था हमने, कॉन्टिन्यूस पाथ पोजिशनिंग का सिस्टम होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल कंट्रोलिंग। न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या है बेटा? तो बताया था न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या है आपका? इज अ मेथड फॉर कंट्रोलिंग बाय मीन्स ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के सेट से प्रक्रिया को कंट्रोल करना ही क्या होता है? न्यूमेरिकल कंट्रोल कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं। कंप्यूटर विल परफॉर्म द डेटा प्रोसेसिंग फंक्शनिंग। कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग क्रिया को किस में परफॉर्म करता है? तो बेटा वो चाहे बीएमसी हो, चाहे सीएनसी हो, चाहे डीएमसी हो, वर्चुअल मशीन सेंटर हो, चाहे कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल हो, चाहे डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल हो, इन सब में कंप्यूटर जो है वो क्या करता है? डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल लूप यूनिट ऑफ एमसीयू। एमसीयू का फुल फॉर्म क्या है बेटा? तो बताया था हमने, मशीन कंट्रोल यूनिट। इज ऑलवेज पूछा है, मैं बता दूं, कंट्रोल लूप यूनिट ऑफ एमसीयू का जो कंट्रोल लूप यूनिट होता है वो क्या होता है? तो बेटा मैं हमेशा से बता रहा हूँ कि वो क्या है? हार्डवेयर है ना, एक हार्डवेयर यूनिट है। सीएनसी का फुल फॉर्म पूछा है, बताने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, अब तो पता ही होगा, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। डीएनसी का फुल फॉर्म पूछा है बेटा तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, ऑप्शन सी। कह रहा है इन सीएससी मशीन टूल द पार्ट प्रोग्रामिंग एंटर्ड। अब क्वेश्चन कुछ पार्ट प्रोग्रामिंग से भी। इन सीएनसी मशीन टूल द पार्ट प्रोग्राम एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। कह रहा सीएनसी मशीन टूल में जो पार्ट प्रोग्रामिंग हम करते हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करते हैं, लेकिन क्या वो पूछ रहा है क्या हो सकता है? एक ही बार यूज़ हो सकता है? क्या हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं? जी नहीं, हम सब प्रोग्रामिंग करके उसे बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, हम बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सेवरल मशीन टूल कैन बी कंट्रोल्ड बाय ए सेंट्रल कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। पूछ रहा है बहुत सारी मशीन टूल किसी एक सेंट्रल कंप्यूटर से कंट्रोल होती हैं, किस में होती हैं बेटा? तो वो आपको पता है, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो ऑप्शन होना चाहिए डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी कि डीएनसी में एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसमें बहुत सारी मशीनें क्या होती हैं? लगी होती हैं, मशीन टूल्स लगी होती हैं। पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड इन। पार्ट प्रोग्रामिंग में अगर कोई गलती है तो हम उसको किस में अवॉइड कर सकते हैं? तो बेटा क्या वो न्यूमेरिकल कंट्रोल में पार्ट प्रोग्रामिंग अवॉइड हो सकती है? नहीं हो सकती है, केवल सीएनसी यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में ही पार्ट प्रोग्रामिंग में अगर कोई मिस्टेक्स है तो हम अवॉइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन सीएनसी सिस्टम मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर्स एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स यानी कि पीएलसी, आई एम सॉरी, यानी कि पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो पूछा माइक्रो प्रोसेसर और जो पीएलसी हैं वो मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर और पीएलसी
काम करते हैं। किसमें? सीरीज़ में, पैरेलल में। तो ये भी क्वेश्चन में कराया था, आपको याद होगा, मैंने बोला था कि चाहे पीएलसी हो या माइक्रो प्रोसेसर हो, पैरेलल काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन? ये भी क्वेश्चन कराया गया है बेटा। पूछा इनमें से कौन सा सीएनसी मशीन का लाभ नहीं है? तो कौन सा लाभ नहीं है? रिड्यूस स्क्रैप रेट, इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोनेंट। बेटा ये लाभ नहीं है, कंपोनेंट का स्ट्रेंथ थोड़ी सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन बनाएगा, स्ट्रेंथ तो आपके मटेरियल पर डिपेंड करेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, मतलब बाकी तीनों ऑप्शन एडवांटेजेस हैं। स्क्रैप रेट को कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और क्वालिटी को बढ़ा देता है, लेकिन स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाता कंपोनेंट के। यानी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएगा, उस प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएगा। एक्यूरेसी को बढ़ा सकता है यार, स्ट्रेंथ तो मटेरियल पर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएगा, तो वो उसके लाभ नहीं है। विद रेफरेंस टू न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा है बेटा? क्लोज्ड लूप और ओपन लूप दोनों इस्तेमाल होता है। पेपर टेप्स, फ्लॉपी टेप्स और कैसेट्स इस डेटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। डिजिटाइजर्स में बी यूज्ड एज इंटरैक्टिव इनपुट डिवाइस। जो डिजिटाइजर्स है वो इंटरैक्टिव इनपुट डिवाइस की तरह इस्तेमाल होता है। तो बेटा ये ऑप्शन गलत है, डिजिटाइजर्स इस्तेमाल नहीं होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल में। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि पोस्ट प्रोसेसर इज एन आइटम ऑफ हार्डवेयर। हाँ ये कथन सही है, ए बी सी सही, ए बी डी सही है, सी गलत है। तो गलत ही पूछा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, डिजिटाइजर्स नहीं। अ सीएनसी मशीन फाइंड वाइडेस्ट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ। एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो स्मॉल लॉट और बैच प्रोडक्शन में, मास प्रोडक्शन में, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा चाहे छोटा लॉट हो और बैच प्रोडक्शन हो, दोनों के लिए कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल का प्रयोग हमें भर भर के देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन हैज़ द फॉलोइंग मेन एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल मशीनिंग प्रैक्टिस। से क्वेश्चन रिपीटेड है, कह रहा है कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का क्या लाभ है किसकी तुलना में? कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में। तो क्या लाभ है बेटा? आपका फीडबैक कंट्रोल होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में, बताया था मैंने, क्वेश्चन कराया भी था। जबकि जो मैनुअल है, यानी कि जो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस प्रैक्टिस है, उसमें फीडबैक डिवाइसेस नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। इन अ डीएनसी सिस्टम, एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारी मशीनें कैन बी कंट्रोल साइमल्टेनियसली, एक साथ कंट्रोल की जाती हैं। ओनली ए सिंगल मशीन टूल कैन बी कंट्रोल, केवल एक मशीन एक साथ कंट्रोल होती है। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कैन नॉट बी कंट्रोल, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो क्या ऑप्शन होगा बेटा? कि बहुत सारी मशीन टूल एक साथ कंट्रोल की जा सकती हैं, उसी को तो हम न्यूमेरिकल कंट्रोल कह रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम, तो बेटा हमने 4 तरह के सिस्टम बताए थे। पहला पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कार्टेशियन का कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें बताया था एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल। तो पूछा है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे करने की प्रक्रिया, यानी कि ऑपरेशन करने की प्रक्रिया किस में होती है? तो बेटा वो किस में होगा? आपका रीमिंग में पॉइंट टू पॉइंट होता है, ड्रिलिंग में भी पॉइंट टू पॉइंट होता है। चलिए, एमसीयू का फुल फॉर्म बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता होगा, मशीन कंट्रोल यूनिट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन? इनमें से कौन सा सीएनसी मशीन का लाभ नहीं है? तो इंस्पेक्शन टाइम घटाता है, सही है। रिड्यूस टूलिंग टाइम, सही है। हायर इनिशियल कॉस्ट, हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन, डी, बी और ए लाभ हैं उसके, लेकिन जो इनिशियल कॉस्ट है हाई, जो है जो इनिशियल कॉस्ट, उसकी प्रारंभिक लागत जो ज़्यादा आती है, वो बेटा लाभ नहीं है, वो हानियाँ हैं इसकी। ये डिसएडवांटेजेस है, ऑप्शन सी, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रामिंग ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन की प्रोग्रामिंग के लिए सही है? तो 4 स्टेटमेंट हैं। सेंटर सर्वर में केवल संभव है, कंट्रोल पैनल में केवल संभव है, या फिर जो रीड करता है,
टेप से वो संभव है। मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम ऑन द कंट्रोल पैनल इज नॉट पॉसिबल, कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम का मॉडिफिकेशन संभव नहीं है। एंटरिंग द प्रोग्राम इज ओनली पॉसिबल डायरेक्ट ऑन द कंट्रोल पैनल। तो बेटा हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन बी है क्या, कि प्रोग्रामिंग कैन बी एंटर्ड ऑन कंट्रोल पैनल एंड कैन बी रीड फ्रॉम अ टेप। प्रोग्रामिंग को हम कंट्रोल पैनल पे दे सकते हैं और वो एक टेप की मदद से हम पढ़ भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं या पढ़ भी सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CAE? कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग होता है बेटा, ये मैंने नहीं बताया था। CAE का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब जो हम चैप्टर पढ़ाए थे कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स, कुछ क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने कहा था ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम बाद में कराएंगे, तो किसी भी लेक्चर में हो क्या फ़र्क पड़ता है। कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स को देख लेते हैं। तो पूछा है व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोलर सिस्टम इज़ फाउंड इन CNC मशीन टूल। इनमें से किस प्रकार का कंट्रोलर सिस्टम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में होता है। तो बेटा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है, जो मैं हमेशा से बता रहा हूँ क्या, कि PLC। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज फीडबैक सिस्टम। इनमें से किसके पास फीडबैक होता है। तो कल के लेक्चर में मैं बताया था कि क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम फीडबैक नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम या क्लोज्ड लूप सिस्टम। ऑन टर्निंग लेथ द मशीन 0 पॉइंट इज जनरली एट द। टर्निंग लेथ पे मशीन का जो 0 पॉइंट होता है वो सामान्यतः क्या होता है। तो बेटा वो सामान्यतः होता है टेल स्टॉक का डेड सेंटर, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। इन न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल द पोजीशन फीडबैक पैकेज इज कनेक्टेड बिटवीन। पूछना ये चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि जो फीडबैक डिवाइस होती है वो किसके किसके बीच में लगी होती है। तो बेटा जो फीडबैक डिवाइस होती है वो मशीन टूल और कंट्रोल यूनिट के बीच में ही लगी होती है, तभी तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है मशीन टूल के बाद वो उसके सिग्नल को मशीन कंट्रोल यूनिट को भेजती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन अ पॉइंट टू पॉइंट टाइप ऑफ एनसीयू सिस्टम, एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी पॉइंट टू पॉइंट टाइप में न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम का क्या होता है, कंट्रोल द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द टूल, कंट्रोल ऑफ ओनली पोजीशन ऑफ द टूल इज सफिशिएंट। तो बेटा इसमें केवल बी ऑप्शन सही है, यानी कि क्या, कंट्रोल ऑफ ओनली पोजीशन, केवल टूल की स्थिति को ही कंट्रोल करना काफ़ी होता है, किसमें, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम में, न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल डीलिंग मशीन इज कंसिडर्ड टू बी, मैंने बताया था अभी, रिमिंग और ड्रिलिंग क्या है बेटा, वो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल मशीन है। आगे बढ़ते हैं। द लॉस्ट मोशन इन सीएनसी मशीन टूल इज एन अकाउंट ऑफ, कह रहा है जो सीएनसी मशीन टूल में जो गति है वो अगर कोई प्रॉब्लम है, खो जाती है, किसके कारण, तो वो बेटा गियरिंग में अगर बैकलेस है तो होता है ऐसा। एक चीज़ याद रखिएगा, गियरिंग में अगर बैकलेस है तो लॉस्ट मोशन होता है सीएनसी मशीन टूल्स में। द एक्सेस ऑफ टर्निंग मशीन आर, टर्निंग मशीन की कौन कौन सी अक्ष होती है बेटा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये नहीं है, मैं काट दूँ इसको पहले आपको, ये इतना ही है, ठीक है ना। चलिए, तो पूछा है एक्सेस ऑफ टर्निंग मशीन आर, टर्निंग मशीन की एक्सेस में कौन कौन सी एक्सेस होती हैं, तो जेड और एक्स ही होता है टर्निंग में, है ना। द मोस्ट प्रीफर्ड ट्रांसमिशन सिस्टम इन सीएनसी मशीन सेंटर इज, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन सेंटर में जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाला ट्रांसमिशन सिस्टम यानी स्थानांतरण प्रणाली जो होता है वो कौन सा है, तो बेटा वो ज़्यादातर हमारा रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू होता है। हमने बताया था आपको जब मैं पढ़ा रहा था, स्लाइड वेज या गाइड वेज, है ना। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग CNC मशीन इज हाईली सूटेड फॉर मशीनिंग ऑन क्यूबिकल कंपोनेंट इन अ सिंगल सेटअप, एक ही बार सेटअप करके जो क्यूबिकल कंपोनेंट है, क्यूबिकल मतलब 3D कंपोनेंट है, उसकी मशीनिंग करने के लिए कौन सा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बेटा वो आपका हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन होता है जिसमें क्यूबिकल कंपोनेंट को एक ही बार सेट करके उसकी ऑपरेशन की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन पढ़िए तब तक। द सेटिंग ऑफ टूल टू ए स्पेसिफिक लेंथ इज कॉल्ड। किसी एक दिए गए लंबाई में टूल की सेटिंग करना क्या कहलाता है? तो बेटा बार बार बताया था मैं, क्या कहलाता है वो? प्री सेटिंग कहलाता है। प्री सेटिंग ऑफ द टूल बताया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पिंडल स्पीड फॉर मशीनिंग सेंटर इज ऑलवेज स्पेसिफाइड इन। जो स्पिंडल की स्पीड होती है मशीनिंग सेंटर में वो किससे हमेशा किससे प्रदर्शित होती है? तो आपको पता होगा दो तरह के हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है कि रिवोल्यूशन पर मिनट यानी कि चक्कर प्रति मिनट, वही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, स्पेसिफाइड किया जाता है। द एक्सिस परपेंडिकुलर टू वर्क होल्डिंग सरफेस ऑफ ए सीएनसी मशीन इज। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का जो वर्क होल्डिंग सरफेस होता है वो एक्सिस परपेंडिकुलर होता है। कौन सा? एक्स, वाई या जेड? तो बेटा वो एक्स एक्सिस होती है जो उसके परपेंडिकुलर होती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रूनेट मैकेनिज्म इन सीएनसी मशीन। कह रहा सीएनसी मशीन सिस्टम में या मैकेनिज्म यानी कि यंत्रावली में, यंत्र विन्यास में जो रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू होता है वो किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो बेटा हमेशा बताया था कि फॉर हायर सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश ज़्यादा हो इसीलिए हम रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच यूनिट इज द टूल सेटिंग डन ऑन न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन की जो टूल सेटिंग होती है वो किस यूनिट में सेट की जाती है या की जाती है? तो बेटा वो क्या होगा हमारा कि ऑन द प्री सेटिंग। अभी बताया था किस में की जाती है? प्री सेटिंग में। आगे बढ़ते हैं। एंड एटीसी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक टूल चेंजर या फिर ऑटोमेटिक टूल चेंज पूछा है। एटीसी में एटीसी क्या चीज़ घटाने में अपना रोल प्ले करता है? तो बेटा आपको पता ही होगा टूल चेंज टाइम में, क्योंकि उसका नाम ही है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच टाइप ऑफ मोटर इज नॉट सुटेबल फॉर रोटरी एक्सिस ऑफ स्पिंडल। इनमें से कौन सा मोटर सुटेबल नहीं होता है स्पिंडल की रोटरी एक्सिस के लिए? किसके? सीएनसी मशीन टूल्स के लिए, है ना। तो बेटा इसमें जो स्टेपर मोटर है, जो डीसी सर्वो मोटर है और इंडक्शन मोटर है, तीनों सूटेबल है, लेकिन स्पिंडल ड्राइव की एक्सिस के रोटरी मोशन के लिए जो लाइन सर्वो मोटर है वो प्रिफरेबल नहीं है, वो सूटेबल नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अ गुड स्लाइडवे सिस्टम मस्ट प्रोसेस। एक अच्छे स्लाइडवेज के पास क्या होता है या वो क्या इंक्लूड करता है? तो लो वियर रेट सही है, हाई स्टिफनेस मतलब जो कठोरता है वो भी, कड़ापन है वो भी सही है, जो घिसाव दर है वो भी कम है, सफिशिएंट डैम्पिंग भी काफ़ी है। तो इनमें से जो डी ऑप्शन है यानी कि ऑल ऑफ द अबव वो क्या करता है? एक अच्छे स्लाइडवेज की पहचान होती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। द पर्पज ऑफ फीडबैक डिवाइस इन ए सीएनसी मशीन टूल इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जो हम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? फोर्स, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट या बोथ स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट? तो बेटा वो दोनों यानी कि स्पीड और डिस्प्लेसमेंट दोनों के इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, वही तो फीडबैक डिवाइस है। द इंटरपोलेशन इन कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल कंट्रोल्स। जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल में इस्तेमाल किया जाने वाला इंटरपोलेटर होता है या इंटरपोलेशन होता है वो क्या करता है? किसको कंट्रोल करता है? तो बेटा वो फीड रेट को कंट्रोल करता है इंटरपोलेशन, है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सीएनसी ड्रिलिंग मशीन इज कंसिडर्ड टू बी अ कंट्रोल मशीन। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल ड्रिलिंग मशीन क्या कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है? जैसे स्ट्रेट लाइन, पॉइंट टू पॉइंट या इंटरपोलेटेड या पाथ या कॉन्टिन्यूस। तो ड्रिलिंग की बात, कीवर्ड पहचानिए, कीवर्ड क्या है? ड्रिलिंग। ड्रिलिंग की जब बात करें तो मैं हमेशा बताया था वो क्या होगा? पॉइंट टू पॉइंट ड्रिलिंग या रिमिंग की बात करें तो। आगे बढ़ते हैं। एपीटी का फुल फॉर्म पूछा है, नहीं बताया था तो जान लीजिए।
ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल होता है बेटा APT का फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, ATC और APT। आगे बढ़ते हैं। स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर में क्या होता है मैं बताया था कि कैन कंट्रोल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्वाइट प्रिसाइजली, सबकी तुलना में जो कोणीय विस्थापन है उसको अच्छे से ये कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि पल्स देंगे तो कुछ डिग्री, फॉर एग्जांपल एक पल्स में 6 डिग्री का रोटेशन है, एक पल्स अगर देंगे तो वो 6 डिग्री रोटेट करती है, तो कहीं ना कहीं वो प्रिसाइजली मतलब एक एक्यूरेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन देता है। चलिए पढ़िए। CNC मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन, अभी मैं कुछ देर पहले ही बता रहा था कि जो CNC मशीन सिस्टम के यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन सिस्टम का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है बेटा, तो वो बेस्ड है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म APC, तो ATC APC भी जान लीजिए। APC का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर। विच टाइप ऑफ फीडबैक डिवाइस यूज्ड इन CNC मशीन, इनमें से कौन सी फीडबैक डिवाइस इस्तेमाल होती है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में, तो बेटा इसमें से कौन सा इस्तेमाल होता है, दोनों, यानी कि पोजिशनल फीडबैक अभी कुछ देर पहले कर रहे थे, वेलोसिटी फीडबैक है ना, मोशन या वेलोसिटी, तो पोजिशनल या डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों इस्तेमाल होती है फीडबैक में। विच फीडबैक डिवाइस ट्रांसलेट फिजिकल मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल डेटा, अब आपको बताया था मैं ट्रांसड्यूसर के बारे में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या करता है, मैकेनिकल फिजिकल डेटा को मैकेनिकली आउटपुट देता है। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर मैकेनिकल सब्सटेंस को, मैकेनिकल कंपोनेंट्स को या मैकेनिकल डिवाइसेस को एज अ इनपुट मैकेनिकल होता है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। तो पूछा है विच फीडबैक डिवाइस ट्रांसलेट फिजिकल मोशन, यानी कि क्या, फिजिकल मोशन यानी कि भौतिक गति को वो इलेक्ट्रिकल डेटा या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है, तो कौन सा होगा इसमें, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, एनकोडर, है ना। एनकोडर क्या करता है, फिजिकल मोशन को इलेक्ट्रिकल डेटा में, डेटा की बात कर रहा है, आउटपुट करता तो वो क्या होता है, ट्रांसड्यूसर, और डेटा की बात कर रहा है तो क्या होगा, एनकोडर। और ट्रांसड्यूसर अगर ये आउटपुट की बात करता तो ट्रांसड्यूसर में भी सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सर्वो मोटर इनपुट कमांड इज, सर्वो मोटर में इनपुट कमांड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल पल्सेस, मैकेनिकल डिवाइस, हाइड्रोलिक डिवाइसेस। तो सर्वो मोटर जब पढ़ाया था तो मैं बताया था उसके इनपुट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस होते हैं बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू विच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड, रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू में किस प्रकार के थ्रेड का इस्तेमाल होता है, चूड़ी का इस्तेमाल होता है, तो बेटा एक्मी थ्रेड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ CNC मशीन बेस्ड ऑन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन इज, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का डिज़ाइन मतलब उसकी डिज़ाइनिंग और संरचना के आधार पर क्या उसका एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो एम क्या है बेटा कि हाई प्रिसीजन एंड रिपीटेबिलिटी, उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है और दोहराने के लिए वो सक्षम है, विश्वसनीय है, रिलायबिलिटी है, हाई इफिशिएंसी, उसकी जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये तीनों हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी फीडबैक डिवाइस, तो नाम ही है यार, वेलोसिटी फीडबैक डिवाइस का काम क्या है, तो मेजर स्पीड ऑफ द मोटर, मेजर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मेजर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्या मेजर करेगा, तो बेटा वो मेजर करेगा क्या, मोटर की स्पीड को, इसीलिए तो हम वेलोसिटी फीडबैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टर्निंग जब पढ़ाऊंगा तो टर्निंग के क्वेश्चन आएंगे, फिलहाल इतना ही कहा भी था लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर यानी कि यूनिट 6 में पढ़ेंगे हम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का क्या क्या चीज़ें हैं और उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो चलिए इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, आप तैयारी करते रहिए, ठीक है, बाय।